हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति से ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन बताऊंगा। तो आज देखेंगे कि गति के समीकरणों का निगमन देखेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं और उन तीनों समीकरणों को हम बारी बारी से एक एक करके ग्राफी विधि से क्या करेंगे, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ग्राफीय विधि से हम किस प्रकार निगमन कर सकते हैं। तो देखिएगा, इससे पहले हमें ग्राफी निरूपण करने के लिए, ग्राफी निरूपण से हमें गति के समीकरण को निगमन करने के लिए, उसका निगमन सूत्र का निगमन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। और ग्राफ चाहिए जिसमें क्या होगा, गति के समीकरण 3 आप जानते हैं क्या होते हैं। तो ग्राफ सबसे पहले आप ले लेंगे। देखिए, ग्राफ में आप दो, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाते हैं, जिसमें क्षैतिज पे आप क्या दिखाते हैं, आप दिखाते हैं समय। क्या दिखाते हैं, समय। और इस तरफ आप क्या दिखाते हैं, वेग दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, वेग दिखाएंगे। तो देखिएगा, किसी क्षण, माना किसी क्षण t समय पर, माना किसी क्षण या समय t बराबर 0 पर कण का वेग u है। क्या है, u है। मतलब जब स्टार्ट में कण तात्क्षणिक समय पर जो वेग था वो कितना है, u है, t बराबर लगभग 0 पर। तो t समय बाद एक मिनट, यदि t समय बाद कण का वेग u से कितना हो जाता है, v हो जाता है, u से v हो जाता है। तो कण में उत्पन्न त्वरण, देखिएगा त्वरण क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इस ग्राफ का निर्माण करेंगे इस बातों के द्वारा। देखिए, माना किसी क्षण t समय पर कण का वेग u है, क्योंकि ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना है तो गति के समीकरण आने चाहिए, तो इसमें गति होनी चाहिए। तो गति होगी, तो गति किस प्रकार से है, माना किसी क्षण t समय पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, मतलब 0 समय पर एक तात्क्षणिक समय मान रहे हैं आप, क्षणिक समय मान रहे हैं, t बराबर 0 मान रहे हैं। तो पर उस पर कण का वेग क्या है, u है। मान लीजिए कि इस तरफ वेग दिखा रहे हैं आप, वेग u है, अभी वेग कितना है, u है। इसी समय मान लीजिए कि आपका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और इसी समय के बाद मान लीजिए t टाइम बाद, समय t बराबर, t समय पर क्या हो जा रहा है, यह वेग बढ़कर क्या हो जा रहा है, u से बढ़कर क्या हो गया, यह वेग t समय बाद क्या हो जाता है। मान लीजिए कि यह t समय बाद, मान लीजिए यह समय t तक, यहाँ तक है, समय का ग्राफ दर्शाता है। तो t समय बाद u से बढ़कर वेग क्या हो जाता है आपका, v। क्या हो जाता है, v। u से बढ़कर क्या हो जाता है, वेग आपका v हो जाता है। तो देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पहले यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका, u था, प्रारंभिक वेग u था ही, अब बढ़कर कितना हो गया, v। वेग कितना हो गया, v हो गया। कितने समय बाद, t समय बाद। तो यहीं से यही जो आपका ये है, यह रेखा है u और v को मिलाने वाली, यही क्या है आपकी रेखा की प्रवणता, यही क्या होगी, त्वरण। यही रेखा की प्रवणता क्या होगी, त्वरण कहलाएगी। यही रेखा की ढाल क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। तो यदि हम इसके नाम रख दें, ये बिंदु मूल बिंदु O मान ले रहे हैं, ए आपका A हो गया, ए आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। तो देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका U, तो ये भी U, ये T
ये आपका ए बी है। तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ कैसे बनाया, माना किसी क्षण t बराबर 0 पर, देखिए समय क्या है 0 पर, शून्य पर समय का ग्राफ देखिएगा क्या इधर कुछ नहीं है, शून्य पर प्रारंभिक वेग हमने u मान लिया है, और t समय बाद मान लीजिए कि कण का वेग कितना हो गया, u से कितना हो गया, v हो गया कण का वेग। तो जब वेग परिवर्तन हुआ u से v हुआ तो उसमें क्या आएगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो वही कहा गया है कि यदि t समय बाद कण का वेग v हो जाता है तो कण में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, त्वरण यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर त्वरण जो होगा वह रेखा ए बी की ढाल होगा। किसकी ढाल होगा, ए बी की ढाल। इसी ए बी ही त्वरण को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो इसी की ढाल क्या होगा, त्वरण के बराबर होगा। ए बी की ढाल क्या होगी, रेखा ए बी की ढाल त्वरण के बराबर होगी। और रेखा ए बी की ढाल मतलब क्या होगा, प्रवणता, इसको प्रवणता भी कहा जाता है, रेखा ए बी की ढाल या प्रवणता। और प्रवणता क्या होती है, tan थीटा, क्या होती है, tan थीटा। प्रवणता tan थीटा के बराबर होती है। तो देखिएगा इस तरह से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की ढाल क्या है, tan थीटा। tan थीटा देखेंगे इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब क्या है आपका BC बटे आधार क्या है, बटे आधार है AC, आधार क्या है आपका AC। देखिए त्वरण को A से, रेखा AB की ढाल प्रवणता, और ढाल क्या होता है, m होती है tan थीटा, और AB का tan थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, इस त्रिभुज का tan थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा BC बटे AC, लंब बटे आधार। अब इसको सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए BC इक्वल टू क्या होगा, BC इक्वल टू सिंपल सी बात है, आप BC को दो तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC को आप लिख सकते हैं पूरा BD माइनस CD, BD माइनस पूरा BD माइनस CD। देखिए किस तरह से, पूरे BD में से CD को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, BC ही बचेगा। क्या बचेगा, BC। पूरे BD में से इस पूरे BD में से इस CD को क्या कर दें, माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका ये BC, और AC तो आपका AC है ही। अब देखिएगा A इक्वल टू क्या हो गया आपका, BD की वैल्यू कितनी दिखेगा, BD पूरा BD यहाँ से यहाँ तक क्या है, V है, क्या है, V है, माइनस CD क्या दिखेगा, CD यहाँ से यहाँ तक क्या है, इधर U इतना है, तो ये एक आयत बना है तो ये भी क्या हो जाएगा, U ही होगा। तो ये क्या हो गया, CDU अपान AC क्या है, देखिएगा AC ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये T है, तो ये भी क्या होगा, AC भी क्या होगा, T है, क्योंकि OACD एक आयत है, इसलिए AC भी क्या हो जाएगा, T। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, AT इक्वल टू V माइनस U को इधर लाएंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा U प्लस AT। तो इस तरह से देखिएगा ग्राफीय विधि द्वारा क्या हुआ, ग्राफीय विधि से आपका गति का प्रथम समीकरण, गति का यह प्रथम समीकरण आ गया, गति का प्रथम समीकरण ग्राफीय विधि द्वारा आ गया। कितना इजी है यह गति का प्रथम समीकरण ग्राफीय विधि द्वारा निकालना, बस AB की ढाल, रेखा AB की ढाल आप निकाल लीजिए, वही हो जाए, उससे ही सिद्ध हो जाएगा आपका V इक्वल टू U प्लस AT गति का प्रथम समीकरण। तो दोस्तों देखिएगा, अब ये तो हो गया आपका गति का प्रथम समीकरण। अब हम गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध कर रहे हैं, उसको निगमित कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अब देखिएगा हम इस कण द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। तो देखिएगा अब हम ग्राफ से गतिशील कण जो है आपका, मान लीजिए जो गतिशील कण इस पॉइंट ए से चल रहा था, गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे, द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि दूसरा जो समीकरण है गति का यस बराबर क्या है, यह होता है दूसरा गति का समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ही आपको लाना है। तो देखिए गतिशील कण द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, तय की गई दूरी को किससे दर्शाते हैं, यस से। यह तय की गई दूरी जो होगी वह समय वेग ग्राफ व
समय अक्ष व समय अक्ष के बीच आबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगी। चली गई दूरी, तय की गई दूरी समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच आबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगी। मतलब जो क्षेत्रफल बन रहा है आपका इसके दौरान, कण जो प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v प्राप्त किया है, उस दौरान उसने कितना क्षेत्रफल घेरा, वो भी किससे, समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच आबद्ध क्षेत्र। जितना भी क्षेत्र बन रहा है समय अक्ष व समय वेग ग्राफ के बीच, ये पूरा क्षेत्रफल आएगा। तो इस तरह से हो जाएगा यस बराबर आपका क्या है, OABCD का क्षेत्रफल। यही आपने घेरा है, यही घेरा गया है किसके द्वारा, समय वेग ग्राफ व समय अक्ष के बीच, ये पूरा क्षेत्रफल बनेगा। तो इसमें दो क्षेत्रफल आ रहा है, एक त्रिभुज आ रहा है, एक क्या आ रहा है, आयत आ रहा है। एक त्रिभुज आ रहा है, एक क्या आ रहा है, आयत आ रहा है। तो लिखेंगे दो चीज़ों को लिखेंगे, यस बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे आयत OACD, यही है आपका OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिए कुल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दो क्षेत्रफल इसमें मिल रहा है। एक मिल रहा है OACD प्लस ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यस बराबर आगे क्या हो जाएगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है, मान लीजिए लंबाई क्या है आपकी, लंबाई है OD और गुणे चौड़ाई क्या है आपकी OA, चौड़ाई क्या है OA, प्लस क्या होगा, प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ABC के लिए क्या होगा, हाफ इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसा है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है AC, आधार क्या है AC गुणे ऊंचाई क्या है BC, ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की BC। चलिए वैल्यू पुटअप करिए, देखिए क्या होगा, यस इज इक्वल टू OD की वैल्यू क्या है T, OD की वैल्यू क्या है T इंटू OA की वैल्यू U प्लस हाफ इंटू AC की वैल्यू क्या है, देखिएगा AC की वैल्यू क्या है T, OD के बराबर T है, ये T है, ये भी T हो जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या है T है इंटू BC की वैल्यू क्या है, देखिए BC की वैल्यू हम निकालेंगे। BC यहाँ से A पूरा प्रवणता की ढाल A है और प्रवणता की ढाल जो होगी तो त्वरण के बराबर होगी। A बराबर क्या होगा आपका BC बटे क्या होगा AC। तो आप जानेंगे A इक्वल टू BC अपान क्या हो जाएगा, BC अपान AC का मान क्या है T, तो AT हो जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा AT, BC का मान क्या हो जाएगा AT। यहाँ से BC की वैल्यू हमें चाहिए, तो प्रवणता ढाल क्या होता है, प्रवणता ढाल tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है। A इक्वल टू क्या होगा tan थीटा निकालेंगे इस त्रिभुज का, तो BC लंब बटे आधार AC, और BC का मान कितना है नहीं BC को पता करना है, और A का मान पता है, AC का मान देखिए AC का मान T रख दिया, क्रॉस गुणा कर दिया, BC का मान क्या आ गया AT। BC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम देखेंगे AT। अब देखिए इसको सही कर लेंगे तो यस बराबर क्या हो गया, ये हो गया UT प्लस ये क्या हो गया हाफ, और यहाँ से क्या आया A और T का गुणा हो गया क्या हो गया T²। तो इस तरह से गति का यह दूसरा समीकरण क्या हुआ, प्राप्त हुआ। क्या यस बराबर UT प्लस हाफ AT², यह क्या है गति का द्वितीय समीकरण हमने प्राप्त किया। कैसे, ग्राफीय निरूपण द्वारा या ग्राफीय विधि द्वारा हमने गति का द्वितीय समीकरण का सूत्र प्राप्त किया और गति के द्वितीय समीकरण को हमने निगमित किया। तो देखिएगा इस तरह से बहुत ही इजी है, बस आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए और उस क्षेत्रफल में भुजाओं के मान जो जो आपको मिल रहे हैं प्राप्त हो रहे हैं उनके मान रख के सॉल्व कर दीजिए। इजी है, आ गया आपका
गति का द्वितीय समीकरण इसी ग्राफ से, क्योंकि गति कर रहा है कोई कण, उसी का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसी को प्रेक्षित कर रहे हैं बार बार। पहली बार हमने प्रेक्षण में किया था तो AC प्रवणता की ढाल के आधार पर गति का प्रथम समीकरण, और दोबारा क्षेत्रफल के आधार पे अलग अलग त्रिभुज व चतुर्भुज, अलग अलग आयत व त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़कर हमने क्या लाया, हमने लाया गति का द्वितीय समीकरण। अब देखिएगा इसी के क्रम में हम गति का तृतीय समीकरण ग्राफी विधि से निगमित करेंगे। अब देखिएगा हम गति के तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। तो देखिएगा गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी जो यस होगी, पहले जो तृतीय समीकरण होता है वह क्या होता है आपका v² = u² + 2as। हमें यही लाना है, तो यानी कि इसमें गति करते हुए कण की दूरी कितनी है, यस है। तो दूरी के ही सूत्र से हम हल करेंगे इसको, और क्या लाएंगे, तीसरा गति का समीकरण लाएंगे। तो गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी एक बार हमने इस चतुर्भुज आयत का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के निकाला था। अब हम तय किया गतिशील कण द्वारा लिखते हैं। देखिएगा गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यस बराबर वह क्या होगी, पूरी आकृति को यदि हम एक समलंब माने OABD, उसका भी क्षेत्रफल एक साथ निकाल लें तो लिखेंगे, ये भी हो सकता है समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल के बराबर होगा। घिरी हुई आकृति यह भी है, इसका क्षेत्रफल निकालिए तो देखिए क्या होता है, यस बराबर, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब देखिएगा इस सूत्र में हम मान रखेंगे किसका, यस बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग क्या है, देखिए ये भुजा इसके समांतर है तो हो जाएगा OA प्लस इसके समांतर कौन है, BD, OA के समांतर क्या है, BD, इंटू ऊंचाई क्या है, देखिएगा ऊंचाई समलंब चतुर्भुज की इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है मैक्सिमम, AC क्या है, AC। तो देखिए अब मान रख दीजिए क्या हो जाएगा, यस बराबर हाफ इंटू OA की वैल्यू क्या है, U, देखिएगा OA की वैल्यू क्या है, U, और BD की वैल्यू क्या है, V, प्लस VD की वैल्यू क्या है, V, इंटू AC क्या है, AC क्या है, T, देखिए A से C तक की दूरी क्या है, T। आगे सॉल्व कर रहे हैं, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2s हो जाएगा इक्वल टू U प्लस V इंटू T को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप जानते हैं A इक्वल टू होता है V माइनस U अपान T, तो T को यहाँ भेजिए या A को नीचे भेजिए तो क्या हो जाएगा, V माइनस U अपान A हो जाएगा। T की वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस U अपान A। तो इस तरह से वैल्यू पुटअप करेंगे, T का क्या हो जाएगा, V माइनस U होल के अपान A, और इस A का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2AS इक्वल टू, देखिएगा U प्लस V अपान V माइनस U। देखिए ये क्या, V प्लस U, V माइनस U क्या हो जाएगा, V² माइनस U², A प्लस B A माइनस B फार्मूला हो जा रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2AS इक्वल टू A प्लस B A माइनस B, A² माइनस B²। देखिए U² को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा U² प्लस 2AS इक्वल टू V²। अब V² को इस तरफ लिख लें तो V² इक्वल टू U² प्लस 2AS आ गया आपका गति का तृतीय समीकरण। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।